let me explain that Article 19 Clause 2 of the Indian Constitution. Hello friends, this is Rishabh Shukla on behalf of शिक्षा IAS Institute. जैसा कि आप सब जान ही रहे होंगे कि हाल ही में राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. He has been convicted for 2 years on the case of defamation. So we will be covering on this topic. Apart from the politics issue, we have to focus upon the facts and figures that can be asked on the competitive exams like state PCS or sometimes in UPSC as well. So we will be covering 2 issues like what is defamation, जिसको हम बोलते हैं मानहानि, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA. 2 चीज़ें हम लोग डील करेंगे. So let's start with what is defamation. So defamation is the act of communication to a third party, a false statement which degrades the reputation of an individual or that damages the reputation of an individual. इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है अपने पास. अब इसका मतलब क्या अपन समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को कुछ ऐसे शब्द बोलता है जिससे उसकी मान प्रतिष्ठा या सम्मान कम होता है या उसकी मान प्रतिष्ठा या सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिफेमेशन. दैट इज नोन एज डिफेमेशन. नाउ वी हैव अ रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2016. On 13 May 2016, Supreme Court gave a judgment regarding defamation. Before telling you the judgment of Supreme Court on this issue, I would like to tell you what is section 499 of Indian Penal Code. So here it is. Section 499 of IPC states that any words spoken, read or gestured with the intention of harming a person's reputation is to be considered defamation and attracts a legal punishment. So let me explain you in simple terms. Simply इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसे शब्द बोलता है या लिखता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समुदाय के रेपुटेशन, उसकी मान और प्रतिष्ठा को डैमेज करता है, कोई ऐसे शब्द बोले गए जो उसकी मान प्रतिष्ठा को कम करता है, तो उसको हम लोग डिफेमेशन बोलते हैं, मानहानि बोलते हैं. और ये भारत के इंडियन पिनल कोड में लीगल पनिशमेंट है, दैट इज दंडनीय अपराध है. तो इसी डिफेमेशन इशू के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट हैव अ जजमेंट. सो लेट्स सी द जजमेंट नाउ, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन दैट केस. नाउ दिस इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन, ही डिक्लेयर्ड ऑन 13th May 2016 दैट Section 499 of Indian Penal Code is not an excessive restriction under Article 19 Clause 2. Now before telling this, let me explain that Article 19 Clause 2 of the Indian Constitution gives us freedom of speech and expression. बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है आर्टिकल 19 Clause 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि सेक्शन 499 जो कि मानहानि है, वो आर्टिकल 19 Clause 2 के अंदर एक एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है. एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन नहीं माना जाना चाहिए. एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अत्यधिक प्रतिबंध नहीं है. मतलब किसी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसे शब्द बोल दे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे या उसकी मान और प्रतिष्ठा समाज में कम हो जाए. तो ये लैंडमार्क जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इज़ नॉट एन एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 Clause 2. और सुप्रीम कोर्ट हैज़ struck down the delicate balance. We can say that these 2 articles, Article 19 Clause 2 and Article 21 of the Indian Constitution, which are of overlapping nature. So Supreme Court struck down the striking nature of both the elements, both the articles of the Indian Constitution, and had explained that on emphasizing upon the principle of fundamental rights, principle of here it is given that principle of balancing of fundamental rights. Supreme Court on focusing upon the principle of balancing of fundamental rights have cleared that बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 Clause 2 में इस हद तक भी किसी को नहीं देनी चाहिए कि उससे किसी की मान या प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया
कि जो डिफेमेशन है, ये रेपुटेशन है आदमी की, जो समाज में होती है, जो रेपुटेशन होती है, इट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइफ के अंदर ही रेपुटेशन एक इंटीग्रल कंपोनेंट माना गया, और प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स को फोकस पे रखते हुए, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स को फोकस पे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही क्लैशिंग जो नेचर था दोनों आर्टिकल्स का, उसको स्ट्रक डाउन करते हुए ये जजमेंट दिया कि सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी इज नॉट एन एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 clause 2 of the Indian Constitution. Now this was the issue which have been recently we have seen in Rahul Gandhi conviction case in the given by the Surat court. So we have covered this issue. Now we will be dealing with the major topic which I have to focus on this video, that is disqualification of MP, how it is done, what are the facts, who is the authority who will be doing that. So let's now look upon that issue. ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, लॉ मेकर्स, एमपी और एमएलए। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, सबसे पहले हमको ये समझना है कि डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है ना। तो जैसे बचपन में अपन को कहा जाता था कि स्कूल से रेस्ट्रिगेट कर दिया जाएगा, टीसी दे दिया जाएगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन का भी वही मतलब है कि एक तरह से आपके हाउस से सदस्यता को बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको हाउस से रेस्ट्रिगेट कर दिया जाएगा, और एक बार डिस्क्वालीफाई करने के बाद आप उस हाउस की मेंबर नहीं रहेंगे। तो यही सब जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है एमपी का, एमएलए का, वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में स्पेशली मेंशन्ड है। उन्हीं फैक्ट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अपॉन दैट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 102 clause 1 सब clause A of the Indian Constitution. Now this article says that कि एमपी या एमएलए, ये जो इश्यूज़ है, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो एमपी के लिए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हैं, ऑफ बोथ द हाउसेस, वेदर इट्स राज्यसभा और लोकसभा। ना अब मैं आपको बता देता हूँ कि राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। जितने भी मेंबर है सबका हो सकता है, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेके ई तक, और आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2, ये पूरे रिलेटेड हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। तो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। तो ये सारे ग्राउंड दिए हुए हैं कि किन ग्राउंड्स पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में बोला गया है कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि हम देखे थे हेमंत सोरेन के केस में, हेमंत सोरेन को इन्हीं ग्राउंड्स पे बुक करने की मांग की गई थी कि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो उनका जो एमएलए का वो मेंबरशिप था उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई इस आर्टिकल में नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो क्या थे, एमएलए थे, और ये किसके लिए है, एमपी के लिए है। एमएलए के लिए अलग से आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सारे एमपी के लिए हैं, और इन सब क्लॉजेज में ग्राउंड्स दिए हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। अब आता है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। अब यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनसाउंड माइंड का हो जाता है, दैट इज ही लूजेज हिज मेंटल बैलेंस, ही लॉस हिज मेंटल बैलेंस, देन ही विल बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस, his membership will be dismissed. Now who will be the final authority who can declare you that you are of unsound mind? That will be done by the court. Finally court decide करेगी कि आप unsound mind के हैं या नहीं हैं, तो ये court का declaration होगा। That power has been given to the court. Now comes article 102 clause 1 सब clause C. इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि if a member of parliament gets insolvent, इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो दिवालिया हो जाता है या वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है उसको खारिज कर दिया जाएगा। ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द हाउस। नाउ कम्स आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, दैट इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
उस यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खुद ही भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं या उनसे ले ली जाती है भारत सरकार द्वारा, तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का भी अब कोई अधिकार नहीं है इस आर्टिकल के तहत 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है जो थोड़ा अलग है वो ये है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। यही अभी चर्चा पे चला है राहुल गांधी के केस में। राहुल गांधी हैज़ बीन बुक्ड अंडर आरपीए एक्ट नया सेक्शन 8 क्लॉज 3। मैं ये आपको अलग से बताऊंगा अभी। तो अपन समझते हैं कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई क्या बोलता है। इन 4 ग्राउंड्स के अलावा, ये जो 4 ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं ए से लेके पूरे डी तक, इन 4 ग्राउंड्स के अलावा भी इस आर्टिकल में ये कहा गया है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में कि इन 4 ग्राउंड के अलावा भी संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो और कुछ ऐसे नियम बनाए और ग्राउंड्स बताए जिन पे एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि संसद ने एक नियम बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसी के सेक्शन 8 क्लॉज 3 के तहत अभी राहुल गांधी को कन्विक्शन दिया गया है। 2 साल का मैक्सिमम सेंटेंस होता है इसमें डिफेमेशन के केस में। एंड राहुल गांधी हैज़ बीन बुक्ड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मैं आपको इस सेक्शन अलग से बताऊंगा, पर अपन को सिर्फ अभी इतना समझना है कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इसमें यह लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी अलग और ग्राउंड्स हो सकते हैं इन चारों को छोड़ करके, जिसके कारण एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो किया जा सकता है। अब जो फंसाने वाली चीज़ है इन सारे चीज़ों में, इन ऑल दिस इश्यूज वेयर एग्जामिनर कैन ट्रैप यू इज दैट थिंग एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन दैट इशू ओनली। ये जितने भी 5 इश्यूज हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में जितने भी ग्राउंड्स हैं, जब भी इसमें किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो अथॉरिटी जो नोटिफिकेशन इशू करेगा डिस्क्वालिफिकेशन का वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन इशू ऑन दीज ग्राउंड्स एंड दिस हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 103 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेसिडेंट अपने से तो ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि नहीं कि एमपी को किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट कैसे करेंगे? प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। प्रेसिडेंट विल रिकमेंड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी रिकमेंडेशन होगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ इस बात पे चर्चा करेंगे और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन होगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होता है। प्रेसिडेंट को फिर वो बात माननी पड़ेगी और नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी ग्राउंड पे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल 103 क्लॉज 1 है इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन इशू और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन में करेंगे। ये बात कही गई है आर्टिकल 103 क्लॉज 2 में दिया गया है। 103 क्लॉज 2 में बोला है कि राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ इनके रिकमेंडेशन पर डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे इन सारे आर्टिकल्स के अंदर 102 क्लॉज 1 में जितने भी ग्राउंड्स हैं उन पर। अब 102 क्लॉज 2 जो है वो अलग कैसे है ये हम लोग को समझना है। इसमें कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन। पावर किसके पास है? हु इज द अथॉरिटी? प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन आर्टिकल 102 क्लॉज 2 होता क्या है यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का फाइनल नोटिफिकेशन इशू करते हैं वो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे। जैसे अगर किसी लोकसभा के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन होना है तो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली ओम बिरला इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, है ना। एंड इन द केस ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल डिसाइड अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन इशू। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। इन सारे केसेस में 102 क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट इज गिवन द अथॉरिटी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बट इन आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 इट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, the speaker of the house and the chairman of the house
who will decide upon the issue. And in case of the state legislative assembly, the presiding officer of that legislative assembly will decide. And in case of member of legislative council also, the presiding officer of that house will decide upon the disqualification issue. Now article 102 clause 2 discuss about the anti-defection law. Now political defection in itself is a big topic which cannot be covered in this lecture, as I don't want this lecture length to be very vast. We will cover this issue on another lecture. Let me explain you briefly what is political defection known as. पॉलिटिकल डिफेक्शन को मैं आपको एक साधारण तरीके से समझाना चाहूँगा. समझिए कि जैसे कोई एमपी है जो बीजेपी की पार्टी से एक सीट लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं बीजेपी की पार्टी से. अब एमपी बनने के बाद वो बीजेपी से अपनी पार्टी से चेंज करके कांग्रेस में चले जाते हैं. उसी को अपन बोलते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन. दैट इज़ ओनली नोन एज पॉलिटिकल डिफेक्शन, जो कि शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है. और ये बोलते हैं कि शेड्यूल 10 में जो भी चीज़ पॉलिटिकल डिफेक्शन मानी जाती है वो भी एक दंडनीय अपराध है. 10th शेड्यूल में मेंशन है, जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है. अभी हम इस इशू को ज़्यादा कवर नहीं करेंगे बिकॉज वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस इशू. नाउ दिस वाज द मेजर डिफरेंस दैट प्रेसिडेंट विल डिसाइड अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन इशू ऑन आर्टिकल 102 clause 1. And in case of article 102 clause 2, it is the presiding officer of the houses who will decide upon the disqualification matter of the member of parliaments. Now this was the issue with the member of parliaments of Rajya Sabha and Lok Sabha. When it comes to member of legislative assembly, the article is different. All the grounds are same, the grounds will be same, but the article is different, and that is also mentioned in the Constitution of India. And the article I will tell you right now. This is the article. Article 191 clause 1. पूरे ग्राउंड्स जो पांचों ग्राउंड्स है वो सेम रहेंगे और यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का पावर होगा गवर्नर के पास. राज्यपाल करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन विधायकों का, एमएलए का. जैसे कि सेंटर पे प्रेसिडेंट कर रहे थे किसके रिकमेंडेशन पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे, वैसे ही सेम इस आर्टिकल के तहत स्टेट में गवर्नर करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन और सेम रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पे गवर्नर ऑफ द स्टेट विल डिस्क्वालीफाई द एमएलए ऑफ द स्टेट. और ये अपना आर्टिकल है 191 clause 1. और ग्राउंड्स पूरे ही सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 191 clause 2 हो जाएगा. ये इसको बोलते हैं हिंदी में दर बदलू बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ. तो ये आर्टिकल 191 clause 2 है स्टेट के लिए. यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन फिर से कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डिस्क्वालीफाई करेंगे विथ कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और यहाँ पे भी सेम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी रिकमेंडेशन देगी लास्ट में वो गवर्नर के ऊपर इस केस में बाइंडिंग रहेगा और यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग रहेगा. ओके, सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस ऑन बोथ द इश्यूज which we have covered. Now let me tell you one thing, that is recent development with the conviction of Rahul Gandhi. He has been booked under section 8 clause 3 of Representation of People Act. Let me tell you briefly that is too also, then we will be ending the video. Rahul Gandhi conviction, here it came. So this was the law on which Rahul Gandhi has been booked. Representation of People Act 8 section 8 clause 3. ये है सेक्शन 8 clause 3. मैं सिंपली ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 8 clause 3 1951 which guides disqualification of legislator the moment MP is convicted of any offence and sentenced for at least 2 years. He attracts the disqualification. मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझाता हूँ कि यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी क्राइम के लिए मिनिमम 2 या 2 से अधिक साल की सज़ा सुना देते हैं तो ही अट्रैक्ट्स द डिस्क्वालिफिकेशन.
उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ही अट्रैक्ट्स डिस्क्वालिफिकेशन। यदि मिनिमम 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा किसी भी क्राइम पे अगर कोर्ट सुना देती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, देन ही अमाउंट्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन इशू। एंड वी हैव वन मोर लैंडमार्क judgment of Supreme Court in Lily Thomas case, in which the Honorable Supreme Court of India have struck down the section 8 clause 4 of Representation of People Act 1951। ये क्या है लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ पहले। A convicted lawmaker have the power to remain in office on the grounds that appeal has been filed within 3 months of conviction, which doesn't allow Mr. Gandhi also to be in power on the grounds of appeal. Now what the section 8 clause 4 was, let me tell you and explain you this. This has been given in English, I will explain you right now. So ये सिंपली ये बोलता है कि कन्विक्शन होने के बाद यदि विदिन 3 मंथ्स, कन्विक्शन के विदिन 3 मंथ्स अगर अपील लगा देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको सत्ता में रहने का अधिकार रहता था। दे कैन रिमेन ऑन पावर इफ दे फाइल एन अपील विदिन 3 months of their conviction. But Rahul Gandhi did not had this power because this section 8 clause 4 of the Representation of People Act have been struck down by the Supreme Court in 2013, landmark case of Lily Thomas, landmark judgment of the Supreme Court. So this was the issue. Now this PDF will be shared with you on the Telegram channel of our coaching institute. You can download it from there. So we have covered the major section which we need to do in this video, and these are the more facts which you can also go through in the PDF section. So friends, what will happen right now, this is regarding the Rahul Gandhi case. Under article 103 of the Indian Constitution, it has been claimed right now, whether it is true or not I also don't know. Article 103, one second. Article 103 आर्टिकल 103 क्लॉज 1 और आर्टिकल 103 क्लॉज 2, इसमें यह बोला गया है कि लास्ट में प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं एमपी का, और इसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं एमपी का विथ रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो अभी न्यूज़पेपर्स में यही इशू अभी डिबेटेबल है कि इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। प्रेसिडेंट हैज़ नॉट डिस्कस्ड द इशू विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया within the conviction of Rahul Gandhi gave by the Surat court, which has been booked Rahul Gandhi sentenced Rahul Gandhi for 2 years of imprisonment. So under this issue, article 103 clause 1 says that कि प्रेसिडेंट एमपी को डिस्क्वालीफाई करेंगे, और 103 क्लॉज 2 में बोलते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे डिस्क्वालीफाई करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो अभी डिबेटेबल इशू यही है, न्यूज़पेपर्स में भी जो आ रहा है कि इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, और ऑन दिस ग्राउंड्स राहुल गांधी कैन चैलेंज द लोकसभा सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन विच हैव गेव द नोटिफिकेशन टू डिस्क्वालीफाई राहुल गांधी. So that is not our business. Whatever happens is that politics. Major thing was the facts of regarding the disqualification of MP, which we have covered in this video. So we will be meeting soon with a new with a new lecture on a new topic. So hope that you will keep going on and do your best. All the best.